Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat shri akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables, from class 10th mathematics. Students, we were doing its exercise 3.2. We have already done question number 1. Today we are going to start with question number 2. तो चलिए शुरू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो कहता क्या है. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 over A2 comma B1 over B2 comma C1 over C2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or कोइंसिडेंट. देखो सवाल को समझो. सवाल क्या कहता है कि आपको A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 की रेशियोज़ को कंपेयर करते हुए ये पता करना है कि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दे के रखा हुआ है उसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसका जो ग्राफ बनेगा और उसका ग्राफ होगा लीनियर. आपको पता ही है लीनियर ग्राफ होता है, सीधी लाइन के बीच में होता है. इन दोनों इक्वेशंस का जो भी ग्राफ बनेगा क्या वो इंटरसेक्ट करेगा या फिर एक दूसरे के पैरेलल आएगा या फिर कोइंसिडेंट होगा. कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों के दोनों ग्राफ. तो कैसे पता करना है? रेशियोज़ को कंपेयर करके. आपको पता ही है, इसके लिए हमें पता है, सॉल्व के लिए हम बाद में चलेंगे. जब हमारे पास A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2 होता है, ऐसे केस के बीच में हमें जो रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ कोइंसिडेंट. क्या मिलेगा? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों की दोनों लाइंस आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी लाइंस. और ऐसे केस के बीच में हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं. दूसरी जो कंडीशन थी इसके बीच में जब हम रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं दैट वाज A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2. जब ऐसा होता है, ऐसे केस के बीच में जो हमको ग्राफ हासिल होता है, जो भी हमको लाइंस हासिल होती हैं ग्राफ के बीच में, वो पैरेलल होती हैं. क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. और जब पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे केस के बीच में हमको जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस मिलते हैं वो ज़ीरो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हमको मिलता नहीं है. सॉल्यूशन तो आपको तभी मिलेंगे जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी. कोई पॉइंट जो होगा कॉमन आएगा दोनों लाइंस के ऊपर, वही पॉइंट जो होता है दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है. तो यहाँ पर पैरेलल आएंगी. पैरेलल
आने का मतलब ये हो गया कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला नहीं है। तीसरी कंडीशन जो इसके बीच में आती थी, दैट इज A1 ओवर A2 डज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। ठीक है, इस वाली कंडीशन के बीच में आपको जो ग्राफ हासिल होता था दैट वाज इंटरसेक्टिंग। दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस बनती है ग्राफ के ऊपर वो इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करती हुई जाएंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता है, इसका मतलब इस वाले केस के बीच में यू आर गोइंग टू गेट ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते हुए जाएंगे सभी के लिए, जो भी आपको पार्ट्स दे के रखे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में, इस तरीके से आप रेशोज़ को कंपेयर करते हुए जाएंगे और आप ये पता करते हुए जाएंगे कि उनका जो ग्राफ होगा वो लीनियर आएगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा। तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। चलो करते हैं इसके एक एक पार्ट को लेकर के वन बाय वन। फर्स्ट आपको देखो क्या दे के रखा हुआ है, जो पार्ट 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। दो इक्वेशन कौन कौन सी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 ये होगी आपकी इक्वेशन 1। दूसरी जो इक्वेशन आपको दे के रखी हुई है दैट इज 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 है ये, और ये क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 2 है। तो दो इक्वेशंस आपको दे के रखी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे के रखा हुआ है। अब इस इक्वेशंस के मुताबिक जो भी आपको इक्वेशंस दे के रखी है उनको अगर आप जनरल फॉर्म में तब्दील करते हैं तो इक्वेशन 1 जिसको हमने इक्वेशन 1 माना है उसके बीच में अगर देखूं तो A1 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरीके से B1 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू -4 है ना। कॉफिशेंट को जब आप लेते हो तो उसके साइन के साथ मिलोगे, तो यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4। इसी तरीके से C1 जो कि कांस्टेंट को डिनोट करता है, C1 यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में 8 आ रहा है। तो ये तो था हमारे पास में इक्वेशन 1 से रिलेटेड A1, B1 और C1। इसी तरीके से इक्वेशन 2 के बीच में भी होगा। इक्वेशन 2 के बीच में जो कॉफिशेंट होगा x का उसको A2 के साथ में डिनोट करेंगे, तो A2 जो आ रहा है इसके बीच में दैट इज़ 7। वैसे ही B2 जो आ रहा है इसके बीच में दैट इज़ 6 और C2 जो इसके बीच में आ रहा है दैट इज़ माइनस का 9। अब क्या करना है, अब आपको रेशियोज़ को कंपेयर करना है। कैसे करोगे, A1 ओवर A2 जैसे हमने यहाँ पर किया था, A1 ओवर A2 लिखो। A1 ओवर A2, A1 क्या है हमारे पास में 5 और A2 क्या है हमारे पास में, A2 है हमारे पास में 7। ठीक है, उसके बाद में बीच में इक्वल टू का साइन। B1 क्या है हमारे पास में, B1 है हमारे पास में माइनस का 4 और B2 क्या है 6। इसी तरीके से C1 क्या है हमारे पास में, C1 है मेरे पास में 8 और C2 क्या है मेरे पास में माइनस का 9। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो देखो इस वाले नंबर को मैं रिड्यूस अभी कर सकता हूँ। 2 2 = 4 और 2 3 = 6, 2 3 =
6 और क्या बन जाता है ये 5/7, ये तो कट होने वाला है नहीं है। तो 5/7 जो है क्या वो इक्वल टू -2/3 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर बराबर नहीं आ रहा है एक दूसरे के। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मुझे देखने को मिल रहा है 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। तो इतने से पोर्शन से ही हमको पता चल रहा है व्हेन A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इस वाली कंडीशन के बीच में आपको क्या हासिल होता है? जो ग्राफ हासिल होगा दैट इज़ इंटरसेक्टिंग। ठीक है, क्या होगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपको हासिल होगा। जो लाइन्स आएंगी ग्राफ्स की वो इंटरसेक्ट करती हुई जाएंगी एक कॉमन पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है और ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग होने वाला है। तो मैं इतने से हिस्से के ऊपर इसके सोल्यूशन को लिख देता हूँ। क्या सोल्यूशन आया? सोल्यूशन यहाँ पर हमको आ रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और साथ ही साथ यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और तीसरी चीज़ जो होगी इसके बीच में वो होगा कंसिस्टेंट। हम 3 पार्ट एक साथ में ही कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कोई ना कोई सोल्यूशन जब हासिल होता है, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को हम कंसिस्टेंट कहते हैं, या ऐसे ग्राफ को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देके रखा हुआ है वो है क्या हमारे पास में, लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 है। देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कांस्टेंट टर्म या फिर ये जो इक्वेशन के बीच में x वेरिएबल वाले नंबर्स आ रहे हैं या y वेरिएबल वाले नंबर आ रहे हैं, ये इक्वल टू के दूसरे साइड में भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस के बीच में सबसे पहले आपको ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले 0 वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको उसको अरेंज करके लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, सारे के सारे वेरिएबल्स, सारे के सारे कांस्टेंट एक साइड में हो गए हैं और इक्वल टू 0 किया है। उस वाले केस में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जितने भी वेरिएबल वाले नंबर होंगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे, उनको एक साइड में करके इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पहले ही है, इसको हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपके पास में आ गई है। इक्वेशन 1 को अगर मैं देखता हूँ, इक्वेशन 1 के बीच में हमारे पास में A1 क्या है, देख लो। यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ अगर मैं चलता हूँ तो सोल्यूशन में मेरे पास में क्या है, A1 जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, B1 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 3, और C1 जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 12। वैसे ही इक्वेशन 2 को अगर मैं देखता हूँ तो A2 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 18, B2 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 6, और C2 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 24। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन नेक्स्ट स्टेप यू विल compare the ratios of A1 over A2, B1 over B2, C1 over C2। तो लिख लो A1 क्या हो जाएगा, A1 मेरे पास में हो जाएगा, नाउ एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, A1 ओवर A2, B1 ओवर B2,
C1 ओवर C2 को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा मेरे पास में 9 ओवर 18, 3 ओवर 6 इक्वल टू 12 ओवर 24। फर्दर इसको मैं क्या रिड्यूस कर सकता हूँ, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2 आ रहा है। कैसे, 1/2 इक्वल टू यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है और इक्वल टू यहाँ पर भी ये 1/2 आ रहा है। तो क्या आया हमारे पास यहाँ पर, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। जब ऐसा आपको हासिल होता है तो उस कंडीशन के बीच में आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं ग्राफ के बीच में, उस तरीके के बीच में, इस कंडीशन के बीच में आपको कोइंसिडेंट ग्राफ हासिल होने वाला है। लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। तो यू आर गोइंग टू गेट, हम लिख सकते हैं इन दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन we will get coincident lines of graph। ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में अगर होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस की फॉर्म में वो होगा, एक चीज़। दूसरा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो इसके बीच में आपको हासिल होगी, दैट इज़ कंसिस्टेंसी, मतलब ये कंसिस्टेंट होंगे। आप इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी कह सकते हो या कंसिस्टेंट ग्राफ भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस का आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तो ये कंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ये, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वैसे हमको इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ होगा या फिर इक्वेशंस की जो लाइंस आपको हासिल होंगी ग्राफ के बीच में, क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, लीनियर होंगी कि कोइंसिडेंट होगी, इतना ही पूछा है। ये दो हम एक्स्ट्रा में आपको बता रहे हैं। चलते हैं इसी के अगले पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के बीच में आपसे क्या पूछा है, जो इक्वेशंस आपको दे के रखी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। क्या है ये, इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन जो आपको दे के रखी है दैट इज़ 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज़ इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है। इसके मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास में सोल्यूशन के बीच में अगर मैं देखूँ तो सोल्यूशन में क्या, A1 क्या आएगा, A1 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़ 6, B1 जो मेरे पास में हासिल हो रहा है दैट इज़ -3। ये इक्वेशन 1 का लेके चले हुए हैं हम। और C1 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ 10। ऐसे ही
A2 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ 2, B2 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ -1, क्योंकि ये क्या है -y, तो वेरिएबल के साथ में आपको कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, जिस वेरिएबल के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है, उसके साथ में 1 हमेशा उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है, 1 तो सभी का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है। तो 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये -y है तो यहाँ पर B2 क्या हो जाएगा? -1। ठीक वैसे ही C2 जो है हमारे पास में क्या आएगा? 9 आ जाएगा। आगे जाके क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम इनकी रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। कर लेते हैं अब इनकी रेशियोज़ को कंपेयर। तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 लिखेंगे। तो सबसे पहले A1 क्या था हमारे पास में? 6 ओवर A2 क्या था हमारे पास में? 2। उसके बाद B1 क्या था हमारे पास में? -3 और B2 क्या था हमारे पास में? -1। उसके बाद C1 क्या था हमारे पास में? 10 और C2 क्या है हमारे पास में? 9। ठीक है, कर लेते हैं अब इसका कंपैरिजन। तो देखो ये चीज़ तो रिड्यूस हो जाएगी, है ना? 2 के साथ में ये 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर भी माइनस का है, डिनोमिनेटर भी माइनस का है, तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ तो रिड्यूस नहीं होगी। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये 3/1, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 3/1 आ रहा है, लेकिन यहाँ आगे जाके 10/9 हो रहा है। तो क्या 3/1 इज़ इक्वल टू 9/10 है? नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है? 3/1 इज़ नॉट इक्वल टू 10/9। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है? ये A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, उस कंडीशन के बीच में रिज़ल्ट कैसा होगा? पैरेलल लाइंस, मतलब सॉल्यूशन आपको एक भी मिलने वाला नहीं है। तो पैरेलल लाइंस आएंगी यहाँ पर, ग्राफ के बीच में इक्वेशंस की जो लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल में होंगी। तो लिखूँगा क्या मैं? इन दिस कंडीशन you are going to get linear lines of graph of pair of linear equations in two variables। ये आपको मिलने वाला है ग्राफ, आपको यहाँ पर लीनियर मिलने वाला है, एक दूसरे के लीनियर नहीं पैरेलल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पैरेलल। आप इसको पैरेलल लिखो। क्या लिखोगे? पैरेलल। पैरेलल ही होता है, लाइंस जो होती हैं पैरेलल का मतलब हो गया एक दूसरे के बिल्कुल सामने, जो कभी भी मिलती नहीं है। जहाँ मर्जी एक्सटेंड कर लो उसको, बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। इन दिस कंडीशन यू आर गोइंग टू गेट पैरेलल लाइंस ऑफ ग्राफ्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पैरेलल ग्राफ आपको या पैरेलल लाइंस आपको मिलने वाली हैं।
तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है इसका, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो इसके बीच में आपको हासिल होगी दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, तो ये इनकंसिस्टेंट होने वाली हैं। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग the ratios a1 over a2, b1 over b2, c1 over c2, find out whether the following pair of linear equations whether the following pair of linear equations are consistent or इनकंसिस्टेंट। सवाल को समझ लो, आपको यहाँ पर भी a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 की रेशियोज को कंपेयर कर रहा है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपको दे के रखा हुआ है क्या वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा कि जिसका आपको कोई ना कोई सल्यूशन हासिल होता है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी सॉल्यूशन आपको हासिल ना हो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो कर लेते हैं, रेशो को ही कंपेयर करेंगे यहाँ पर भी। पार्ट 1 जो आपको दे के रखा हुआ है, पार्ट 1 क्या है इसका, जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखा हुआ है दैट इज़ 3x + 2y, 3x + 2y = 5, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो दे के रखी हुई है आपको, ये क्या है, दिस इज़ इक्वेशन 1। क्या है ये, इक्वेशन 1। जो दूसरी इक्वेशन आपको दे के रखी हुई है दैट इज़ 2x - 3y, 2x - 3y = 7, दिस इज़ इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। आपको इन दोनों इक्वेशंस के जो जोड़ा आपको दे के रखा हुआ है, ये इक्वेशंस का जो भी आपको जोड़ा दे के रखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो आपको दे के रखा हुआ है, इनके बीच में भी आपको कॉफिशिएंट्स की रेशियोज़ को कंपेयर करके, यानी a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 की जो रेशियो है उनको कंपेयर करके पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो उसके लिए देखो हमारे पास में दोनों इक्वेशन दे के रखी हुई हैं। इक्वेशन तो आपको दे के रखी हुई है, लेकिन क्या ये ज़ीरो वाली फॉर्म में है, क्या ये जो इक्वेशन है =0 वाली फॉर्म में है, नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको ज़ीरो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तब्दील करना है। और वो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 2y, 5 यहाँ पर प्लस का है, = के दूसरी साइड में है। जब इसी 5 को इस साइड में लेके आऊँगा तो ये -5 हो जाएगा और = के इस साइड में क्या रह जाएगा, 0, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2x - 3y, प्लस का 7 है इधर आके -7 और =0, ये बन गई हमारे पास में इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आपको पता ही है a1 क्या है हमारे पास में,
A1 जो है यहाँ पर हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ 3, B1 जो हमारे पास में हासिल हो रहा है दैट इज़ 2 और C1 जो हमें हासिल हो रहा है दैट इज़ -5। इसी तरीके से यहाँ पर A2 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ 2, B2 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ -3 और C2 जो हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ -7। अब रेशियोज़ को कंपेयर करना है A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2। कर लो कंपेयर, लिख लो भाई A1 ओवर A2। A1 ओवर A2 क्या, चलो ऐसे कर लेता हूँ। नाउ A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 और C1 ओवर C2 को लिखते हैं। क्या ये इक्वल टू आता है कि नहीं आता है, वो कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, A1 ओवर A2 क्या आएगा, 3 A1 है और A2 क्या है 2, तो लिखा 2। B1 क्या है हमारे पास में 2 डिवाइडेड बाय, और B2 क्या है, B1 हमारे पास में क्या था 2 और B2 क्या है हमारे पास में -3। इसी तरीके से C1 क्या है हमारे पास में -5 और C2 क्या है हमारे पास में -7। तो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या आ रहा है, ये प्लस का 2 है, माइनस का डिनोमिनेटर है। तो एक्चुअल में इसको देखा जाए तो क्या बन जाएगा, ये 3/2 इक्वल टू -2/3 लिखा जाएगा इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो ये माइनस में हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 -2/3 और 5/7 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन क्या ये रेशियोज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या ये बराबर आ रही हैं, 3/2 क्या इक्वल टू -2/3 के बराबर है, नहीं है, तो डज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू। तो जब हमारे पास में A1 ओवर A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2 हो जाए तो समझो हमें जो सल्यूशन मिलने वाला है वो यूनिक सल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, क्या क्या हासिल करने वाले हैं, हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ क्या, ये कंसिस्टेंट होने वाला है, कंसिस्टेंट, क्योंकि हमको सॉल्यूशन मिलेगा इसलिए ये कंसिस्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी अगर इसकी देखें तो ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो ये हो गया हमारे पास में इस इक्वेशन का या इस सवाल का पार्ट 1। चलते हैं इसी सवाल के पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 पे जो हमको इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं पहले उनको लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2, इक्वेशंस क्या दे के रखी हुई हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास में 2x - 3y इक्वल टू 8। क्या है ये, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन जो हमको दे के रखी हुई है दैट इज 4x - 6y, 4x - 6y इक्वल टू 9। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2। तो कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 देखो, मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, ज़ीरो वाली फॉर्म में इसको तब्दील करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन में जिसमें इक्वल टू 0 होता है उस वाली फॉर्म में इसको तब्दील करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको, मैं इसको लिख सकता हूँ 2x - 3y प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 1। क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
4x माइनस 6y प्लस का 9 है, इधर आके माइनस का 9 और इक्वल टू 0। ये बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन 2, ठीक है, या फिर सेकंड इक्वेशन कह लो इसको, या इक्वेशन 2 कह लो, एक ही बात है। दो इक्वेशन हमारे पास में हासिल हो गई। अब इनके कोफिशिएंट्स को अगर देखें, a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, या फिर a2 b2 c2 क्या है, वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, a1 जो आ रहा है वो आ रहा है 2, b1 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ माइनस का 3, और c1 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ माइनस का 8। ठीक वैसे ही a2 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ 4, b2 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ माइनस का 6, और c2 जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज़ माइनस का 9। अब इनकी रेशियोज़ को कंपेयर कर लेते हैं, a1 ओवर a2, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 और c1 ओवर c2 करके देख लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 2 ओवर 4, है ना, क्या बन जाएगा 2 ओवर 4 माइनस का 3 ओवर माइनस का 6 माइनस का 8 ओवर माइनस का 9, c1 ओवर c2, b1 ओवर b2, a1 ओवर a2। तो यहाँ पर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, ये तो कट नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आगे जाके यही चीज़ क्या बन जाएगी, यही चीज़ हमारे पास में बन रही है 1/2 इक्वल टू 1/2 बट डज नॉट इक्वल टू 8/9, यानी कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। इसका मतलब यहाँ पर आपको ग्राफ जो हासिल होने वाला है वो क्या होने वाला है, ग्राफ जो इस पर आपको हासिल होगा दैट इज़ पैरेलल, ठीक है, दैट विल बी पैरेलल ग्राफ, ठीक है, पैरेलल लाइंस इसमें हासिल होंगी। पैरेलल लाइंस का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपको दे के रखा हुआ दिस इज़ इनकंसिस्टेंट। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पर रिज़ल्ट के बीच में जो जो हमको मिल रहे हैं इससे, तो रिज़ल्ट क्या क्या है, रिज़ल्ट में हमको सबसे पहली चीज़ क्या मिल रहा है, इनकंसिस्टेंट है ये, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरा पैरेलल लाइंस आपको हासिल होने वाली हैं। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइंस आपको इक्वेशन के बीच में हासिल होने वाली हैं, और तीसरी चीज़ हमको जो हासिल होने वाली है दैट इज़ नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आपको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में नहीं मिलने वाला, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो हो गया इसका सेकंड पार्ट भी। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में जो जो आपको इक्वेशन दे के रखी हैं लिख लेते हैं उसको। लिखा है 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7। दिस इज इक्वेशन 1। क्या है ये, इक्वेशन 1 है ये। दूसरी इक्वेशन जो आपको दे के रखी हुई है दैट इज 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप,
सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इनको अरेंज ही करेंगे हम सोल्यूशन के बीच में, ज़ीरो वाली फॉर्म, ठीक है। तो सोल्यूशन के बीच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 था, इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन 1। इसको भी अरेंज कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये 9x माइनस 10y प्लस का 14 है, इधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 और इक्वल टू के साइड में क्या रह जाएगा 0, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2। क्या बन गई इक्वेशन 2। अब कर लेते हैं a1 क्या आ रहा है, b1 क्या आ रहा है, c1 क्या आ रहा है, और a2 क्या आ रहा है, b2 क्या आ रहा है, c2 क्या आ रहा है, वो लिख लेते हैं। नाउ a1 is equal to 3/2, b1 is equal to 5/3, c1 is equal to माइनस का 7। ठीक ऐसे ही हमारे पास में a2 is equal to 9, b2 is equal to माइनस का 10, और c2 जो इसके बीच में हमको हासिल हो रहा है दैट इज़ माइनस का 14। अब चलते हैं इनकी रेशोज़ के कंपैरिजन की तरफ। रेशो का कंपैरिजन करते हैं a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2। नाउ a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2 करके देख लेते हैं। तो a1 जो हमारे पास में आ रहा था दैट इज़ 3/2, ये a है, और b जो हमारे पास में आ रहा था b2 है हमारे पास में, a2 जो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। a1 ओवर a2 कर रहे हैं, तो a1 हमारे पास में 3/2 है, और a2 जो है हमारे पास में वो है 9, ठीक है। सिर्फ 9 है, क्या है 9, तो सिर्फ 9 को क्या मैं 9/1 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो क्योंकि ऊपर भी एक रैशनल नंबर है, नीचे वाले को भी मैंने रैशनल नंबर बना लिया। कैसे, जो भी हमको नंबर दे के रखा था उसके नीचे 1 लगा करके, तो a1 ओवर a2 हो गया। इसी तरीके से b1 ओवर b2, सबसे पहले b1 क्या है हमारे पास में, b1 है हमारे पास में 5/3, क्या है हमारे पास में 5/3, तो ये हो गया हमारे पास b1। b2 क्या है हमारे पास में, b2 है हमारे पास में माइनस का 10, क्या है हमारे पास में, देख लो एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। a1 है 3/2, b1 है 5/3, c1 है माइनस का 7, a2 है 9, b2 है माइनस 10, और c2 है माइनस का 14। तो वही चीज़ कर रहा था, a1 हो गया 3/2 ओवर b1 हो गया 9/1, इसी तरीके से इक्वल टू b1 हो गया 5/3 ओवर b2 हो गया हमारे पास में, b2 क्या है हमारे पास में, b2 है हमारे पास में माइनस का 10, सिर्फ माइनस का 10 है, ठीक है। तो सिर्फ माइनस का 10 है, उसको क्या मैं माइनस का 10/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। लिखने के बाद में उसके बाद इक्वल टू फिर लगाया, और हमारे पास में क्या है c1 क्या है हमारे पास में, c1 है हमारे पास में माइनस का 7, और c2 है हमारे पास में माइनस का 14, ठीक है। इतना करने के बाद में कर लो, अब आगे जाके इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इसकी रेशो आ रही है वो 1/2 आ रही है। इसी तरीके से इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। इनको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल जब होता है तो
हम क्या लिख सकते हैं इसी को, 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये जो बटा वाली फॉर्म है, ठीक है, ये इसको डिवाइड वाला ही होता है, ये डिवाइड ही होता है। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 मैं इसको लिख सकता हूँ। समझाने के लिए स्टेप थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू, इसको भी ऐसे करूँगा, 5/3, यहाँ पर भी क्या है, ये है ना बटा, बटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिवाइड -10/1 लिख सकता हूँ, इक्वल टू ये 1/2 तो है ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 डिवाइड वाला जो है मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में तब्दील होने पे अगली जो टर्म है, अगला जो रैशनल नंबर है, उसको मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। यहाँ पर 9/1 था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे ये 1/9 हो जाएगा। ठीक वैसे ही इधर भी हो जाएगा, 5/3 था, ये डिवाइड वाला जब मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगला वाला नंबर जो कि न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर जो भी हम अदला बदली करेंगे, न्यूमरेटर जो आएगा, न्यूमरेटर हमेशा माइनस में हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/10 लिखूँगा, ठीक है। क्या लिखूँगा इसको, -1/10 लिखूँगा, और यहाँ पर इक्वल टू 1/2। आगे जाके क्या हो जाएगा देख लो, 3 1s are 3, 3 3s are 9। ठीक वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 × 1 1 ही होता है, 2 × 3 6 इक्वल टू 1 × -1 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 × 6 6 होता है। इसी तरीके से आगे जाके 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/6 तो है, लेकिन एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो क्या ये बराबर होंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये बराबर होंगे? नहीं होंगे, ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर 1/6 इज़ नॉट इक्वल टू -1/6, ठीक है, और ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, when A1/A2 is not equal to B1/B2, then in that condition you are going to get यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन के बीच में आपको जो ग्राफ हासिल होने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होगा। तो यहाँ से हमको क्या हासिल हो गया, यहाँ से हमको हासिल हो रहा है कि A1/A2 जो है इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो इस कंडीशन के बीच में आपको क्या हासिल हो जाएगा, कंसिस्टेंट होने वाला है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होने वाला है। एक चीज़ ये, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, और तीसरा इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपको हासिल होने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको मिलने वाली हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर
हासिल हो जाएंगी। हमें तो सिर्फ इतना पता करना था कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। चलते हैं इसी के चौथे पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखो आपको इक्वेशंस क्या क्या देख के रखी हैं। 5x - 3y = 11, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन जो आपको देख के रखी है दैट इज़ -10x + 6y = -22। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको इक्वेशन को ज़ीरो वाली फॉर्म में तब्दील करना है, तो इसी को कर लेते हैं। ये बन जाएगा 5x - 3y, ये प्लस का 11 है, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा। जब ये 11 इधर चला जाएगा तो इक्वेशन की इस साइड में क्या रह गया, 0। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी में -10x + 6y, ये माइनस का 22 है, इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा, और इस साइड में क्या रह जाएगा, 0। ये बन जाएगी इक्वेशन 2। क्या बन गई, इक्वेशन 2। अब आपके पास में a1, a2, b1, b2 ये सारे के सारे हासिल करने हैं। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे क्या हासिल हो रहा है, a1 जो है इक्वेशन 1 के बीच में a1 आएगा। a1 क्या है, 5, b1 क्या है, -3, और c1 क्या है, -11। इसी तरीके से a2 क्या है, -10, b2 क्या है, +6, और c2 क्या है, 22। आगे अब क्या है अगला स्टेप, रेशियोज़ को कंपेयर करना। तो चलते हैं अब इनकी रेशियोज़ के कंपैरिजन की तरफ। नाउ a1 over a2, b1 over b2 और c1 over c2 करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ रहा था, a1 क्या था, a1 था हमारे पास में 5। a2 क्या था हमारे पास में, a2 था हमारे पास में -10 = b1 क्या था हमारे पास में, b1 था हमारे पास में -3, और b2 क्या आ रहा था हमारे पास में, b2 था हमारे पास में +6 = c1 क्या आ रहा था, c1 था हमारे पास में -11, और c2 क्या आ रहा था हमारे पास में, c2 था हमारे पास में +22। कर लेते हैं अब इसको, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 11 1 = 11, 11 2 = 22। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/-2 आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और -1/2 आ रहा है। तो आपको इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो डिनोमिनेटर यहाँ पर माइनस में आ रहा है। आपको पता है डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का माइनस का साइन जो होता है न्यूमरेटर के साथ में लगा देते हैं। और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में -1/2 = -1/2 = -1/2, ठीक है। यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के बीच में किस तरीके का ग्राफ आपको मिलने वाला है, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, और लाइन के ऊपर लाइन आने का मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं,
तो जब भी आपको सोल्यूशन मिलेगा ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो होगा वो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो रिज़ल्ट क्या है यहाँ पर? रिज़ल्ट में आया हमारे पास में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये कंसिस्टेंट पेयर है, ये कंसिस्टेंट है। दूसरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिलने वाले हैं। और तीसरी कोइंसिडेंट लाइंस आपको मिलने वाली हैं ग्राफ के बीच में। तो ये हो गया इसका चौथा पार्ट भी। चलते हैं इसी सवाल के आखिरी पार्ट की तरफ। नाउ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो आपको इक्वेशंस दे के रखी हैं क्या है वो? पहली इक्वेशन है 4/3x + 2y = 8। ये क्या है? इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन जो आपको दे के रखी हुई है दैट इज 2x + 3y = 2x + 3y = 12। ये है आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में जब हम करेंगे इसको, सबसे पहले हम इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तब्दील करेंगे। तो क्या बन जाएगा? पहली इक्वेशन का बन जाएगा 4/3x + 2y। 8 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। और इक्वल टू के साइड में क्या रह गया? 0। ये बन जाएगी इक्वेशन 1। ठीक वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा 2x + 3y। प्लस का 12 है, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इक्वल टू क्या रह जाएगा? 0। ये बन जाएगी इक्वेशन 2। अब a1/a2 करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास में a1 क्या है? 4/3। b1 क्या है? 2। c1 क्या है? माइनस का 8। ऐसे ही a2 क्या है? 2। b2 क्या है? 3। और c2 क्या है? माइनस का 12। अब रेशियोज को कंपेयर करते हैं। नाउ a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके देख लेते हैं क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा मेरे पास में 4/3 जो कि a है डिवाइडेड बाय, ठीक है, a2 क्या है? 2 को मैं 2/1 लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। तो ये भी रैशनल नंबर था। इसको, इसके नीचे जो नंबर आ रहा था उसको भी मैंने रैशनल नंबर बना लिया। ठीक है, बनाना चाहते हो बना लो, नहीं बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हो। इक्वल टू b1, b1 क्या है? 2। और b2 क्या है हमारे पास में? 3। उसके बाद c1 क्या है? माइनस का 8। c2 क्या है? माइनस का 12। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसी के ऊपर करूँ कि आगे चला जाऊँ? चलो मैं लाइन मार के इसी के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर स्टेप हैं जो इस साइड में मैं लिखूँगा वो इस सवाल के नीचे आएंगे। ठीक है, इस सोल्यूशन में नीचे की तरफ वो स्टेप्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कर लेते हैं 4/3 × 2/1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2/1 था ना, डिवाइडेड बाई 2 1 बाई, जब मल्टीप्लाई में तब्दील होगा तो ये 1/2 लिखा जाएगा आगे वाला।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी क्योंकि पीछे भी मैंने ऐसे ही किया है। तो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू, कर लो यहाँ पर, किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाता है ना, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, -2 ओवर -3। तो माइनस माइनस हो जाएंगे इनकी कैंसिल, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 2/3। तो लिखो 2/3। अब यहाँ पर देख लो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या रह गया ऊपर, 2 × 1 2 और 3 × 1 3। ये फर्स्ट आया, A1 ओवर A2 क्या आ रहा है 2/3। दूसरा B1 ओवर B2 क्या आया, वो भी 2/3 है। तीसरा C1 ओवर C2 क्या आ रहा है, वो भी 3/2 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2 आ रहा है। जब ऐसा हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ रिजल्ट में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे। तो जहाँ पर भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने वाला है, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो आप लिख लेना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक चीज़ आपको हासिल हो गई। दूसरा इनफाइनाइट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप लिख लेना यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरी चीज़ जो आपको इसके बीच में ग्राफ हासिल होगा वो होगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी किसकी, ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ के बीच में जो इक्वेशंस की लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर 5 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।